पाकिस्तान का जो बजट आ रहा है उसके बारे में हमारा नौजवान क्या सोच रहा है, हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ये बजट कैसा होना चाहिए। मुशक्कत का बजट होगा, मैं कोई इससे अच्छी उम्मीदें नहीं रखता। सबको टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी ये जरूर चाहती है कि अगले 5 साल का आप हमें प्लान दें। सबसे बड़ा मसला टैक्स कलेक्शन का है। सोलर पे लोग धड़ाधड़ कन्वर्ट होना शुरू हुए। अब ये सोलर को डिस्करेज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। कल ये कहेंगे आप पानी पीते हैं, पानी पे भी टैक्स दें। गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहिए। जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास और एलीट क्लास है, इनमें जब तक बराबर की तालीम तकसीम नहीं होगी तब तक इस मुल्क का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। आप इन्हीं नौजवानों को खुद दावत दे रहे हैं कि वो दीगर मुल्कों के अंदर जाके पढ़ें। जब वो उस मुल्क के अंदर जाके स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ेंगे तो वो क्यों पाकिस्तान वापस आके पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। आपको यहाँ पे क्या मिले तो आप बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरा लाइफस्टाइल अच्छा हो, मुझे रोटी खाने को मिल जाए। हमारा ये गवर्नमेंट से मुतालबा है कि अब आगे जो बजट पेश होगा उसमें एजुकेशन को प्रायोरिटी पर रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। पाकिस्तान का बजट अगले हफ्ते आने जा रहा है और किसी भी मुल्क का जो बजट है तरजीहात उनकी डिसाइड करता है। वो बताता है कि ये मुल्क जो है ये क्या चाहता है, ये मुल्क में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों में कितनी बेहतरी, कितनी मुश्किल या कितनी आसानी आ सकती है। तो पाकिस्तान का जो बजट आ रहा है उसके बारे में हमारा नौजवान क्या सोच रहा है, हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ये बजट कैसा होना चाहिए, क्या ये एक आइडियल बजट आने जा रहा है या नहीं आने जा रहा, ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में करेंगे। तो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का बजट कैसा होना चाहिए। सीनियर सहाफ़ी जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, क्या बजट आ रहा है, क्या तरजीहात होनी चाहिए हुकूमत की। आपने तो इतने बजट देखे, इतनी हुकूमतें देखी। देखें, बजट जो है वो तो हमें मालूम है जो आएगा। जो एक खर्चीली कौम का और कम आमदनी वाली कौम का बजट होता है वही हमारा बजट होगा। अगर आप इनफरादी तौर पर जो कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हों और कर्ज़ लेकर अपने लल्ले तलल्ले जो हैं उनको पूरा कर रहे हों तो फिर जो आपका हशर होगा वही हमारा हशर हो रहा है। तो हमें अपनी आमदन बढ़ानी है, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमें अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाने हैं, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने हैं। आमदन हमारे पास मौजूद है, हुकूमत अपना हिस्सा वसूल नहीं कर पा रही। तो इसलिए ये मुशक्क़त का बजट होगा। मैं कोई इससे अच्छी उम्मीदें नहीं रखता। यानी ऐसा नहीं है कि इससे कोई बहुत रिलीफ मिल जाए। हाँ, कमरे हिम्मत कसना होगी, मेहनत करना होगी। हो सकता है कि 2-3 साल में कोई इत्मीनान का सांस नसीब हो जाए। ये कहा जाता है जी पेंशनर्स बहुत बड़ा बोझ हैं, ये वाले मामला, फिर सरकारी जो प्रोटोकॉल हैं जनाब, इतनी गाड़ियाँ, सरकारी अफसरान कोई। आपकी क्या ज़ाती तौर पर राय है, क्या ये सिस्टम ठीक है, क्या मुराद कम करनी चाहिए सरकारी अफसरान की, मुलाजमीन की, और ये पेंशनर जो हैं ये तो पूरी दुनिया में होते हैं। नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। आमदनी है उसके मुताबिक खर्च होना चाहिए। या आप आमदनी बढ़ा लें या खर्च कम कर लें, कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। जैसे जैसे कम कर सकते हैं खर्च कम करें। हम बहैसियत मजमूई, हुकूमत अपनी जगह है, हम हर शख्स अपनी अपनी जगह अपने दायरे से, अपने औकात से बढ़कर खर्च कर रहा है। या देखते नहीं हमारी शादियों में क्या हो रहा है। हमारे आप कितने जो आपके शादीगर बने हैं लाहौर में और दूसरे शहरों में, दुनिया में दूसरी जगह भी देखें, सिर्फ 2 वक्त के खाने के लिए ये शादीगर खुलते हैं। तो भाई बात ये है, कहाँ से काटना है, कहाँ से आपने बचाना है, ये आपका काम है। बचाएं और अपनी चादर के मुताबिक पाँव पसारें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इस हुकूमत को तो अभी चंद माह हुए हैं, आपकी इनसे क्या तवक्कुआत हैं। मेरी इनसे अच्छी तवक्कुआत हैं। शहबाज शरीफ साहब बड़े मेहनती शख्स हैं, काम करते हैं दिन रात, अब भी लगे हुए हैं। बस उनको भी चाहिए कैंची लेके बैठ जाएं, अखराजात कम करें और आमदन जितनी बढ़ सकती है उसको बढ़ाएं। और कोई फार्मूला है नहीं, बस।
मेरे दाएं तरफ सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स खड़े हैं. क्या देखते हैं इस बजट को लेके, किस तरफ जाना चाहिए, तरजीहात क्या होनी चाहिए? देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरी है. और आप इस मुल्क के अंदर अगर किसी को ये कहते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये बताना होगा कि क्यों करनी है. हमें इन सवालों के जवाब ज़रूर देने होंगे कि हम तो फॉरेन इन्वेस्टर के पीछे भाग रहे हैं, तो हमारा तो लोकल इन्वेस्टर इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने को नहीं जा रहा. क्यों? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इश्यूज़ हमने अब तक डिटर्मिन किए हैं, जब तक आप उन इश्यूज़ के सल्यूशंस नहीं देंगे तब तक आपका ना ही तो टैक्स बेस बढ़ेगा, ना ही इकॉनमी बढ़ेगी. हम अगर ये कहें कि IPPs के होते हुए हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें, नहीं कुछ हो सकता. ग्रीन एनर्जी पे हम आते हैं तो आप सोलर पे टैक्स लगाने को जा रहे हैं. तो हमें ये देखना होगा कि हम किस तरफ लेके जा रहे हैं. अभी पहला साल है गवर्नमेंट का, 5 साल अपने पूरे करें, लेकिन हम बिज़नेस कम्युनिटी ये ज़रूर चाहती है कि अगले 5 साल का आप हमें प्लान दें. हमें तो बजट पहले साल में एक दफ़ा आता था, अब तो हर रोज़ बजट आता है. ये ताजर दो स्कीम और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इससे फ़ायदा हुआ कम्युनिटी को? देखें, हम लोग टैक्स नेट के अंदर क्यों नहीं आते? लोग टैक्स नेट के अंदर इसलिए नहीं आते क्योंकि तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो आपकी उन लोगों के लिए हैं जो टैक्स नेट के अंदर हैं. आपकी पॉलिसीज़, आपके SROs, आपकी तमाम बातें उन लोगों के लिए नहीं है जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है. अब अभी भी आपने मैं ताजे दो स्कीम के खिलाफ नहीं हूँ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबको टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए, लेकिन आपको पहले ये वाजे करना चाहिए ताजिर दो स्कीम क्या है. उसके बाद आपको लोगों को बताना चाहिए कि ताजिर दो स्कीम के आप अंदर आएंगे, ये कैलकुलेशन है, ये फ़ायदा है, ये 2-3 अगर नुकसान आप है. स्टेप बता सकें कि हुकूमत को ये स्टेप ले लेने चाहिए. फिल 4 देखें, सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ हैं. और मैं आपको एक और बात बताऊं, फिल फॉर किसी तरीके से भी हुकूमत अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकती. हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का बताना होगा कि हमने किस तरफ लेके जाना है. सबसे पहले जो इश्यूज़ हैं उनको शॉर्टली हमें सॉर्ट आउट करके उसके सॉल्यूशंस देने होंगे. हमें इंडस्ट्री को लगाना है, इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद देने हैं, टैक्स नेट को बढ़ाना है. और हमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ हमें अपने पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर हैं उन्हीं के पहले तो ट्रस्ट को जीतने की ज़रूरत है. हमें एक्सपेट्रिएट्स की बहुत ज़रूरत है. हमें फ़ंड्स चाहिए हैं, हमें डॉलर्स चाहिए. और जो इश्यूज़ है ना, जो मैं पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ. एक ऐसा ड्रम है जिसके अंदर ऊपर से पानी आ रहा है लेकिन नीचे बेशुमार सुराख हैं जहाँ से पानी निकल रहा है. उन सुराखों को बंद करने की जरूरत. बहुत शुक्रिया. शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, नौजवान आज का क्या सोच रहा है. वेलकम बैक. असद एजाज भाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं. आप इकोनॉमी आपका सब्जेक्ट है, क्या देखते हैं पाकिस्तान को अगर मशवरा देना पड़े आपको, तो क्या देखते हैं कि भी सबसे मेजर हमारे मसले कौन से हैं अगर पॉइंट आउट करें? एक तो फारूक साहब सबसे बड़ा मसला टैक्स कलेक्शन का है, क्योंकि IMF हर दफ़ा आती है और वो हर दफ़ा हमें एक ही बात कहती है. वो आपको कहती है अपने खर्चे कम करो. वो खर्चे हमसे जब कम कराती है तो हमारा ग्रोथ रेट नीचे आना शुरू हो जाता है. हुकूमत की गर्दन पे एक तलवार लटकती है कि जी आपके दौर में ग्रोथ रेट कम हो गया. गवर्नमेंट फिर इकोनॉमी को पॉलिटिकली चलाना शुरू कर देती है. वो क्या करती है कि वो दोबारा स्पेंडिंग बढ़ाती है ताकि उस स्पेंडिंग के थ्रू ग्रोथ बढ़ सके. लेकिन जैसे ही वो स्पेंडिंग बढ़ाती है तो आपके डेफिसिट्स भी बढ़ना शुरू कर देते हैं. आपको फिर IMF के पास जाना पड़ता है और इसी विशेष साइकिल के अंदर हम फंसे हुए हैं. एक बुनियादी वजह इस विशेष साइकिल में फंसने की ये है कि इन खर्चों को हम जब IMF से पूरा करने की कोशिश करते हैं तो IMF हमेशा हमसे खर्चों को कट डाउन कराती है. इसको हमें असूली तौर पे पूरा करना चाहिए टैक्सेस के साथ. अब टैक्सेस पे इकोनॉमिस्ट बड़े डिवाइडेड हैं. कुछ लोग कहते हैं कि जी टैक्स को कम रखो ताकि लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम हो जिसको वो डिस्पोज कर सकें खर्चों से. जब वो खर्चेंगे तो कारोबार चलेंगे या लोग इन्वेस्ट कर सके उस पैसे को. एक उस पर स्कूल ऑफ थॉट ये है कि नहीं, पाकिस्तान जैसे ममालिक जो इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स करना चाहिए, स्पेशली अमीर तबकों को, ताकि हम अपने खर्चों को इंडिजिनसली कर सकें IMF पे डिपेंड किए बगैर. दूसरा मसला है पाकिस्तान का जो बड़ा, जिस पे बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, वो ग्रांट्स और सब्सिडीज का है. हम कोई पहले कोई 1.5 ट्रिलियन की 14 ट्रिलियन के बजट में से 2023 में हमने कोई 1.5 ट्रिलियन की ऐसी ग्रांट्स और सब्सिडीज दी हैं जिसका आज तक किसी को पता ही नहीं है कि उसमें से कितना हिस्सा किस इदारे को जाता है. वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इनविजिबल ग्रांट और सब्सिडीज है.
वो ग्रांट और सब्सिडीज का रिफॉर्म और एक पेंशन का रिफॉर्म, ये दोनों इस दफा IMF के एजेंडे पे हैं, ये बहुत ज्यादा अहम है। तो आप ये तो IMF के एजेंडे के ऊपर है। जी जी। हमने खुद तो नहीं सोचा, आज तो शायद फोर्सफुली हमें करना पड़ेगा। असल में मसला ये है कि दो बड़े सेक्टर्स हैं फारूक साहब जिनको समझने की जरूरत है। एक टेक्सटाइल है, वो इतने बड़े पावर प्लेयर्स हैं कि जब गवर्नमेंट उनकी सब्सिडी को रोकती है वो आते हैं। पाकिस्तान की $30 बिलियन की एक्सपोर्ट है, उसका एक बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल सेक्टर से आता है। ठीक है। वो आके कहते हैं कि ठीक है जी, फिर आप हमें यहाँ से पाकिस्तानी रुपये की जो आप सब्सिडी देते हैं वो ना दें, आपके मुल्क के पास पहले ही डॉलर नहीं है, हम कल से एक्सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। तो फिर डॉलर आना रुक जाएंगे, डॉलर आना रुक जाएंगे, नेचुरली डॉलर आना रुक जाएंगे। इस धमकी पे उन्होंने सारे वजीर खजानाओं को, मैं इस बात का डायरेक्ट शाहिद हूँ, सबको उन्होंने ब्लैकमेल किया। टेक्सटाइल ने, वो पहले गौहर एजाज साहब उस एप्टमा को लीड करते थे, वो एप्टमा का वफ्द आता था, वो गवर्नमेंट को कहता था कि ओके जी हम फैक्ट्रीज कल से शट डाउन कर देते हैं, हमें सब्सिडी दो। यानी उनको उस इंजेक्शन की इतनी आदत पड़ चुकी है कि उसके बगैर वो कहते हैं हम ऑपरेट ही नहीं करें। तो आप कह रहे हैं हुकूमत को फिलफोर ये बंद करना चाहिए, या बंद ना करें तो उसको रेडिकली रिफॉर्म करें कि उस सब्सिडी के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया जाए कि किस बेसिस पे मिलेगी। या जैसे कि फॉर इंस्टेंस कोई ऐसी सनतें जो कि एनर्जी वाइज एफिशिएंट हैं, या कोई ऐसी सनतें जो उनका प्रोडक्शन प्रोसेस कॉस्ट वाइज बहुत इफेक्टिव है, उनको आप वो सब्सिडी दे दें। अभी तो वो इंडिस्क्रिमिनेटली मिलती है और आपस में एक बंदर बांट होती है कि किसको कितनी मिलनी चाहिए और कैसे मिलनी चाहिए। उसमें एक दूसरी बड़ा जो सेक्टर है टेक्सटाइल के अलावा, वो है फर्टिलाइजर सेक्टर, जो कि एग्रीकल्चर के अंदर पूरी दुनिया फर्टिलाइजर से दूर भाग रही है। हम फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी देते हैं और फर्टिलाइजर के अंदर जो मेजर इनपुट है वो गैस है, हम गैस के ऊपर गवर्नमेंट मैसिव सब्सिडी देती है। तीसरा जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी इंपोर्ट है वो पाम ऑयल की है। पाम ऑयल आपका जितना मुल्क में डॉलर है वो दो चीजें खींच जाती हैं। एक आपका ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो ऑयल आप इंपोर्ट करते हैं, दूसरा जो लोगों को नहीं पता, हम इंडोनेशिया से बहुत बड़ा पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो कोई $8-8.5 बिलियन की इंपोर्ट है। अब ये चार चीजें अगर पाकिस्तान में कर ली जाएं कि आप इन इंपोर्ट्स के लोकल सब्स्टिट्यूट्स बनाने की कोशिश करें या इनके इस्तेमाल को किसी तरह कंट्रोल बेहतर करें। दूसरा टैक्सेस, और तीसरा ये कि ये जो ग्रांट्स और सब्सिडीज जिनकी मैंने बात की है, जिसके अंदर दो बड़े सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल और फर्टिलाइजर के अंदर गैस की सब्सिडी है, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर the government has to come up with some kind of a mechanism नई चीज, कि ये किस idea। बेसिस पे मिले ना। मैं कल एक छोटी सी सनत लगाऊं और मैं अगले दिन से गवर्नमेंट को कहना शुरू कर दूं कि मुझे भी सब्सिडाइज करो, हालांकि मैं इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। अभी हर बंदा बगैर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किए हुए उन सब्सिडीज से मुस्तफीद होता है, ठीक है, और अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस को इंप्रूव नहीं करता, ना ही अपने स्केल को एक्सपेंड करता है। वो फैक्ट्रियां जो 50 साल पहले जिस स्केल पे ऑपरेट करती थी आज भी उतनी बड़ी हैं, सब्सिडी वो गवर्नमेंट से लेती जा रही है। ये चार मेजर स्टेप हो जाए तो काफी हद तक हमें हमारी IMF पे रिलायंस रिड्यूस होती जाएगी। बिल्कुल ठीक। यही चार चीजें इंडिया और बांग्लादेश ने की हुई हैं। उन्होंने सब्सिडी का रिफॉर्म किया, उन्होंने पेंशन का रिफॉर्म किया, और उन्होंने अपनी टैक्स बेस को ब्रॉडन तो ये पेंशनर्स का क्या हो सकता है इसकी? अच्छा, पेंशनर पे एक बात फारूक साहब हो रही है, ये भी मैं आपके नाजरीन के लिए बताता जाऊं कि एक प्रपोजल जो IMF देती है वो ये है कि अगर एक ब्यूरोक्रेसी, वैसे तो पाकिस्तान की एवरेज एज कम है, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है वो अच्छा बेहतर खाता है, एक्सरसाइज करता है, अगर वो लोग जो सिविल सर्विस या ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है उनकी अगर एवरेज एज 67-68 है, और अगर छोटे मुलाजमीन को मिला लिया जाए, लेट्स से उनकी एज 65-66 है एवरेज एज, मैं एक मिसाली तौर पे बात कर रहा हूँ, आई डोंट हैव द नंबर्स, तो आप 60 के बाद अगर ऑन एवरेज सरकारी मुलाजिम 6-7 साल जिंदा रहता है तो गवर्नमेंट को वो 7 या 8 साल पेंशन पे करनी पड़ती है। अब एक बोंडा किस्म का रिफॉर्म है कि ये कह रहे हैं कि जी 60 की रिटायरमेंट की जगह एज को 62 कर दिया जाए, ताकि इधर से एज बढ़ेगी, वहां पे जो पेंशन के लिए एलिजिबल एज है वो कम होती जाएगी। जैसे वो एज कम होगी, सरकार के ऊपर पेंशन का बर्डन कम होता जाएगा। उसकी वजह है कि पेंशन सर जिस दिन आपकी नौकरी लगती है उस दिन लॉक हो जाती है। अब उसके ऊपर जैसे ही गवर्नमेंट पेंशन का कोई रिफॉर्म करती है, अगर मैं सर्विस में आया हूं और मुझसे वादा किया गया कि तुम्हें $X पेंशन मिलेगी, वो X से हल्का सा X-1 होती है, मैं अदालत चला जाता हूं, अदालत से मैं स्टे ले आता हूं, और इतने लाखों सरकारी मुलाजमीन है जो सारे अदालत से स्टे लेके बैठे हैं। अब गवर्नमेंट के पास इसके अलावा पेंशन रिफॉर्म की कोई ऑप्शन नहीं बचती। दूसरी बात, पेंशन लेनी फारूक साहब के इन लोगों ने, वो लोग जो 55 से ऊपर चले जाते हैं वो पेंशन के बारे में सोचते हैं। 55 से ऊपर वो सरकारी मुलाजिम जाता है जो ऑलमोस्ट 21वें या 22वें ग्रेड में होता है। सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, फेडरल सेक्रेटरीज, उन्होंने ही ये एजेंडा तय करना है, उन्होंने रिफॉर्म करना है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से अप्रूव कराना है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करना है।
उनको जब पता है कि मैंने भाई 25 साल की सर्विस कर ली और अब मेरा एंजॉय करने का टाइम आ रहा है 60 के बाद, मैंने अगले 10 साल घर बैठ के पेंशन लेनी है, उनके पास तो कोई इंसेंटिव नहीं है इसको रिफॉर्म करने का। तो अब आपको कोई इस पे पॉलिटिशियंस के, यानी इसको अगर आप पार्लियामेंट के थ्रू करवाया जाए और एनफोर्स करवाया जाए, ओनली दैट इज द वे। अगर आप ब्यूरोक्रेसी को देंगे तो वो फिर अपने मफाद को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाए जनाब। क्या सोचते हैं पाकिस्तान का जो बजट है किस चीज़ पे ज़्यादा खर्च होना चाहिए, आपके क्या ख्याल? अच्छा, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप देखें तो चूँकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और हमारा ज़्यादातर ताल्लुक़ स्टूडेंट्स के साथ होता है, और स्टूडेंट्स पाकिस्तान की एक करीम या एक नर्सरी समझ लें, चूँकि यही यंगस्टर्स होते हैं जिन्होंने ऊपर आकर इस मुल्क की जो है ना भाग दौड़ संभालनी होती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो तालीम का शोबा है उसके लिए जो है ना बजट 1 पॉइंट समथिंग या ज़्यादा से ज़्यादा 2% जो है ना वो किया जाता है। तो इसमें हमारा सालों से ही ये मुतालबा है कि 5% जो है ना बजट का वो एजुकेशन के लिए मुख्तस किया जाए। आप कह रहे हैं कि एजुकेशन को सबसे तरजीह पे रखा जाए। अब आप देखें कि पाकिस्तान का 2.5 करोड़ बच्चा जो तालीम हासिल नहीं कर सकता, जबकि ये उनका बुनियादी हक है, और इस बुनियादी हक से उन्हें स्टेट जो है महरूम रखा है। स्टेट तो कहते हैं माँ की तरह होती है, और हमारी स्टेट देखें क्या कुछ नहीं कर रही उनके साथ। तो लिहाजा हमारा ये गवर्नमेंट से मुतालबा है कि अब आगे जो बजट पेश होगा उसमें एजुकेशन को प्रायोरिटी पर रखा है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने गुफ्तगू सुनी। जो स्टूडेंट्स हैं, माहिरीन हैं, सोचने वाले अफराद हैं, वो क्या सोच रहे हैं बजट के हवाले से। जब भी बजट सामने आता है तो हम देखते हैं कि पिछले आने वाले सालों में जो गुजरे हैं साल, उसमें तालीम का बजट और कुछ जो बड़े ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बजट है उसमें से कटौतियों का सिलसिला जारी है। इससे बंद होना चाहिए। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर आपके साथ आगे रहूँगा। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेक्रेटरी जनरल मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब। खुर्रम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शुक्रिया जी, थैंक यू। क्या देखते हैं बजट को लेके ख़ास तौर पे कि आपको हुकूमती तरजीहात जो हैं वो दुरुस्त दिखाई देती हैं, कोई डायरेक्शन दिखाई देती है? दरअसल हुकूमत के भी हाथ बंधे हुए हैं, और हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं पिछली 10 हुकूमतों की नाअहलियों की वजह से। ज़ाहिर है उसमें करंट हुकूमत के भी सारे लोग शामिल हैं। इन्होंने ही पहले हुकूमतें की, वो तो सिर्फ एक 3.5 साल का PTI का टाइम लेके और उसके ऊपर सारा कुछ डाल दिया गया है। अगर आप देखें तो पीछे हम ज़्यादा नहीं जाते, सिर्फ 2007 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो पाकिस्तान का कौमी कर्जा $37 बिलियन था, 37 बिलियन। तो 2007 से 2024 तक इन 17 साल में हमने 125 बिलियन उसमें ऐड किया है। तो आखिर पहले 60 साल भी तो मुल्क चल रहा था जी, और सो कॉल्ड डेवलपमेंट भी हो रही थी, और शायद आज से बेहतर हालात थे। मसला ये है कि हम बिल्डिंग को सिर्फ अंदर से रंग रोगन करके बिल्डिंग को बेहतर करना चाह रहे हैं। बुनियादी फैसले हम ना करने के अहल हैं, ना हम इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उससे हमारे ही मफादात इफेक्ट होते हैं। मैं उसकी मिसाल आपको दूंगा। इस वक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखें पाकिस्तान में और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को, तो जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो गवर्नमेंट के हाथ में, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एलीट के हाथ में जी। उनका इंटरेस्ट फ्यूचर ऑफ एजुकेशन के साथ नहीं है, उनका प्रॉफिट मोटिव है। इल्ला माशाअल्लाह, just one or two organizations can be set aside from that. अब जब आपका मयार तालीम ही ठीक नहीं होगा, starting from the primary level to the highest level, जब आप आज भी IT में वो चीज़ें पढ़ा रहे होंगे, मैं IT इंस्टीट्यूट भी रन करता था 1997 में, जो चीज़ें हम 1997 में पढ़ा रहे थे आज भी वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं पाकिस्तान में। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, जस्ट इन टाइम टेक्नोलॉजीज जिनको कहते हैं, उस बारे में ना हुकूमत की तरजीह है, और हम ग्रैंडोयस स्कीम्स करना चाहते हैं।
50,000 लोगों को तालीम दे देंगे। 50,000 तालीम देने के लिए आपके पास इंस्ट्रक्टर्स ही नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं। आपको अगर ये याद काम हो- कर दें, बड़े लोगों को फायदा होगा। हाँ जी, और अगर आप याद करें जी। तो इसी 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले 200 और 300 यूनिट दो पार्टीज जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, एक ने 200 यूनिट फ्री का वादा किया था और दूसरे ने 300 यूनिट फ्री का वादा किया था। अब वो वादा कहाँ तक वफा हुआ वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अवाम भी जानते हैं। तो यहाँ झूठे वादों पर जहाँ मुल्क चलें, जहाँ झूठ बोल के लोगों को धोखा दिया जाए और झूठ बोलने वालों की कोई सज़ा ना हो, यानी किसी एक सहाफ़ी ने, आप भी सहाफ़ी हैं, आपकी बिरादरी में आप लोगों के भी मुंह बंद कर दिए गए हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जिस तरह शायरों के साथ हो रहा है, जिस तरह सहाफ़ियों के साथ हुआ है और होता चला जा रहा है। बात यह है, कोई सवाल ये नहीं पूछता कि आपने इलेक्शन से पहले ये वादा किया था, तो ये आप उस वक्त आप झूठ बोल रहे थे। और अगर आज आप कहते हैं कि वसाइल नहीं है, इसका मतलब है आप इतने बेखबर थे तो आपको अंदाज़ा नहीं था कि आपको अंदाज़ा ही नहीं था। यही खान साहब ने भी यही एक्सक्यूज़ दी थी। तो एट द एंड ऑफ द डे कॉम्पिटेंट लोग जब नहीं लाएंगे, मेरिटोक्रेसी नहीं लाएंगे, अभी तो पोस्टिंग्स सिफारिश पर हैं, एडमिशन सिफारिश पर हैं। मेडिकल कॉलेज का आपको पता है पिछले साल हमने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया मेडिकल कॉलेजेस के सिलसिले में, क्योंकि MD कैट जो एग्ज़ाम था दैट वाज ऑल कॉम्प्रोमाइज्ड। फिर उन्होंने MD कैट नए सिरे से किया। तो जब हमारे मेन एग्ज़ाम्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, जब हमारे मार्किंग सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो हम गलत लोगों को एडमिशन्स देंगे। गलत लोगों को एडमिशन देंगे तो वही गलत लोग आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, वही इंजीनियर्स बनेंगे, वो जिस क्वालिटी के इंजीनियर्स होंगे। मैंने ऊपर भी एक बात की थी कि अमेरिका और कनाडा में मैं वहाँ 6 साल रहा, वहाँ 3 साल रहा, तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा का बयान है कि द डॉक्टर्स शुड बी delivering babies instead of driving taxis, but they can't pass the exams of those countries after having studied 6 years here. So that is a reflection on the quality of education that you are giving. आप कह रहे थे कि बड़े बड़े मसले हैं, जिस तरह IPPs का IPPs का बहुत बड़ा मसला है। ये मैंने अपने इत्तेफाकन मैं तो अपनी रिसर्च के लिए कर रहा था। IPPs पहली PPP के दौर में 12 IPPs बनी, फिर PMLN का दौर आया, उसमें 4 से 6 के दरमियान IPPs बनी। मुशर्रफ साहब के दौर में 23 IPPs बनी, और PPP ने फिर दूसरी दफ़ा आए तो उन्होंने कहा शायद पिछली दफ़ा कमी रह गई थी, तो उन्होंने 22 IPPs बनाई या परमिट्स दिए और कॉन्ट्रैक्ट्स किए, और ये सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट्स थे। मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। और फिर आखिरी PMLN की हुकूमत ने माशाअल्लाह 36 कॉन्ट्रैक्ट्स किए। अब ये सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और ये इतनी बेवकूफ़ी पर मबनी सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि दुनिया में पेट्रोल की जो कीमत हो वो हम आपको लेके देंगे। बिजली आपसे चाहे हम लें या ना लें, आपकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उस पर हम आपको पैसे देते रहेंगे। और यही इस वक्त सबसे बड़ा बोझ बन गया। और होते होते यही पाकिस्तान के गले का धोख बन गया है, और यही एक वाहिद चीज़ है जो शायद पाकिस्तान की मईशत को ले डूबे। तो इसके ऊपर कोई सीरियस डिस्कशन ही नहीं होती। पार्लियामेंट में IPPs के इल्ला माशाल्लाह अक्सर ओनर्स पार्लियामेंट में खुद बैठे हुए, तो वो अपने खिलाफ कैसे लेजिस्लेशन करेंगे। PTI हुकूमत ने एक कोशिश की थी, 47 IPPs के साथ उन्होंने रीनेगोशिएट किए थे कॉन्ट्रैक्ट्स, और IPPs ने कीमतें कम की थी। तो आज क्यों नहीं हो सकता? मेरा यही सवाल है, और आपकी वसातत से, ऑडियंस से सवाल है कि आज ये कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट क्यों नहीं हो सकते? और सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑल्टरनेटिव एनर्जी के रास्ते में ये है। आपने देखा कि सोलर पे लोग धड़ाधड़ कन्वर्ट होना शुरू हुए। अब ये सोलर को डिस्करेज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि जो सोलर से भी आप, यानी जो अल्लाह के वसाइल से आप चीज, कल ये कहेंगे आप पानी पीते हैं, पानी पे भी टैक्स दें। तो आप कह रहे हैं इस वक्त जो हम जिन मसाइल में उलझ गए हैं, फौरी तौर पे कोई डिस्कशन इसके ऊपर हो, जिस तरह आपने कहा निगोसिएशन हुई पहले,
इन सब से होनी चाहिए बिल्कुल होनी ताकि चाहिए हम अपने कोई गलतियां दुरुस्त कर सकें, फिर ही आगे बढ़ सकें। एग्जैक्टली और ये कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर आप आज भी उन कंपनियों के साथ बैठें कि जी आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के अहल हैं, इस वक्त आप 33 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम आपको 33 के पैसे दें बिल्कुल ठीक। और हम उतनी बिजली खरीदेंगे जितनी हमारी ज़रूरत है। मैं जब नौजवान था, मैं अगर 4 टोस्ट खाता था, तो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब 1 टोस्ट खाता हूँ, तो आप मुसलसल मुझे 4 टोस्ट बेचते जा रहे हैं कह के कि जी एक ज़माने में तो आप 4 टोस्ट खाते थे। हमारी आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलप होगी, सारी दुनिया की कंजम्पशन कम हो रही है फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस हुई एनर्जी की। बिल्कुल। अमेरिका हो, कनाडा हो, कोई डेवलप्ड मुल्क हो, they are going to alternative sources of energy, and as they go to the alternative sources energy, तो थर्मल पावर से प्रोड्यूस हुई एनर्जी की इस्तेमाल कम होता जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जनाब खुर्रम गंडापुर साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच। हमने जो शुरका से बात भी की, आपके सामने मसाइल भी रखे, यानी IPPs एक मसला है, हमारे यहाँ दर्जनों मसाइल हैं बड़े बड़े जो हमारे सामने खड़े हैं। अब हमें दोबारा इस पर बातचीत करनी है, इसमें से हल निकालना है और फिर आगे बढ़ना है, तभी जाके हुकूमत की कोई डायरेक्शन बन सकती है। तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे कि बजट में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या हो सकता है और ये बजट पाकिस्तान के लिए कितना मुफीद है। वेलकम बैक। पाकिस्तान का जो बजट है वो कैसा होना चाहिए आपके ख्याल में, क्योंकि नौजवान यहाँ पे इकट्ठे थे और बात हो रही थी, आपके ख्याल में तरजीहात क्या होनी चाहिए? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फर्क भाई। मेरे ख्याल में तो ये है कि सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक है कि हर तरक्की पजीर मुल्क, तरक्की याफ्ता नहीं कह रहा, तरक्की पजीर मुल्क कम अज़ कम 4.4% बजट टोटल GDP के एजुकेशन को दे। मगर पाकिस्तान के अंदर अगर गुज़श्ता हम 5 साल का ही तजिया कर लें तो 2.3 से ज़ायद बजट एक दफ़ा भी नहीं दिया गया एजुकेशन को। यानी इस वक्त नाइजेरिया जैसा मुल्क भी 4% से ज़ायद बजट दे रहा है अपनी एजुकेशन को। तो सबसे पहली तरजीह तो हमारी ये होनी चाहिए कि हम एजुकेशन को बजट दें। उसके बाद जो सेकेंडली हमें ये करना चाहिए कि हमें अपनी प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बच्चे की बेस बनती है, उसके अंदर बच्चे ने अपने फ्यूचर को सेट करना है, अपने फ्यूचर को उसने डायरेक्शन देनी है। हम प्राइमरी एजुकेशन जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स का हाल है, अगर हम उसको विजिट्स करें तो वो हम सब के सामने है। यानी कोई भी ऐसा पेरेंट जिसके यानी को थोड़ा सा शऊर रखता है, वो कभी भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के अंदर अपने बच्चे को नहीं भेजता। उसकी कोशिश होती है कि मैं किसी प्राइवेट सेक्टर जो स्कूल है उसके अंदर बच्चे को भेज दूँ। तो क्या इस वक्त तक जो हुकूमती इक़दामात हैं आप उससे मुतमिन दिखाई देते हैं? ये ठीक हैं, बेहतर होनी चाहिए, क्या है? बिल्कुल भी नहीं मुतमिन दिखाई देते, इसलिए कि अगर हम अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ पढ़ें जो हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में थी। अब हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट होता है वो रिसर्च के ऊपर लगता है। अब जिस मुल्क के अंदर रिसर्च का स्टफ़ आप ख़त्म कर देंगे, रिसर्च का स्कोप आप ख़त्म कर देंगे, आप यानी नौजवानों को खुद दावत दे रहे हैं कि वो दीगर मुल्कों के अंदर जाके पढ़ें। जब वो उस मुल्क के अंदर जाके स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ेंगे तो वो क्यों पाकिस्तान वापस आके पाकिस्तान की खिदमत करेंगे? यानी 75 अरब रुपया बजट था पिछले साल हायर एजुकेशन कमीशन का, 50 अरब का कट लगा इस साल। यानी स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ी है, उनकी रिसर्च की एप्लीकेशंस की तादाद बढ़ी है, बट बजट 25 अरब पे आ गया, 50 अरब का कट लग गया इस बजट में। तो हम कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं गवर्नमेंट के? आप हुकूमत से इत्तेफाक करते हैं, हुकूमत से खुश हैं, मुतमईन है, नहीं है? देखिए, हुकूमत खुद ही अपने आप से खुश नहीं है, हम कैसे खुश हो सकते हैं? क्या बात? बात तो ये है ना, अगर वो खुद अपने कामों से खुश हो तो उनका ये हाल ना होता है। और स्टूडेंट जो हैं वो बेचैन, आप खुद क्या सोचते हैं? हम देखें, स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से मास्टर्स करके बाहर की कंट्रीज़ में जाके वहाँ स्टडी भी करते हैं और साथ में टैक्सी चलाना एक बहुत बड़ा काम समझते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे वो कर रहे हैं, ज़ाहिर है जहाँ आपने रहना होता है वहाँ कुछ ना कुछ मेहनत करनी होती है, लेकिन वो अपने मुल्क से बेजार होकर, यहाँ से तंग होकर वो इस चीज़ का स्टेप लेते हैं, तो स्टूडेंट्स कैसे खुश हो सकते हैं? ठीक है, तो स्टूडेंट जो है क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, मेरा आपसे सवाल, आप क्या समझते हैं क्या करना चाहिए?
मेरे से सवाल है? हाँ जी। मेरा तो ख्याल है कि आपको तालीम, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज यही मिलनी चाहिए ना? यही मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं रही। हाँ, तो मैं और स्टूडेंट वो- लाइफ से थोड़ा सा 5 साल आगे निकल आया हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अभी सिचुएशन ये है कि यूनिवर्सिटीज़ का हाल देख लें, हमारे यहाँ बेसिकली डिवाइड हुआ है, तालीमी जो सिस्टम है ना वो डिवाइड हुआ है। जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है और एलीट क्लास है, इनमें जब तक बराबर की तालीम तकसीम नहीं होगी तब तक इस मुल्क का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। ये नौजवान क्यों जाना चाहते हैं बाहर? कहते हैं जी हर बंदा, नहीं, आप नहीं जाना चाहते? ज़ाहिर बात है, मैं जाना चाहता हूँ, आप भी जाना चाहते हैं। अगर आपको बाहर मौका मिल जाए आप और किसी ज़माने में जाना चाहता था। आप ज़्यादा पैसा मिलते होंगे इसलिए आप बिल्कुल असल में हुकूमत को चाहिए कि स्किल्स के ऊपर काम करें, फजूल के कामों से निकल कर जो चीज़ें आजकल मुल्क में चल रही हैं उधर से निकल के एजुकेशन के ऊपर काम करें, हेल्थ के नहीं, ऊपर आपको काम यहाँ करें। पे क्या मिले तो आप बाहर नहीं जाना चाहते? ज़ाहिर बात है, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा हो, मुझे रोटी खाने को मिल जाए, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा हो, मुझे रहने को अच्छी जगह मिल जाए, तो ज़ाहिर बात है फिर मैं क्यों बाहर जाना चाहूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। स्टूडेंट्स भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान का जब भी बजट आता है तो शायद इन जो मेजॉरिटी में लोग हैं और जिनके लिए काम करना चाहिए ताकि ये आगे पाकिस्तान को कमा के दें, पाकिस्तान के जो कर्ज़े, पाकिस्तान के मसाइल हैं उनसे निजात दिलाएं, इनके बारे में नहीं सोचा जाता। तालीम में भी अगर आप कटौतियाँ करते जाएंगे, बाकी बजट्स में भी जिस तरह से बताया जा रहा था, तो एक बेचैनी नज़र आती है। आपको इसको कम करना है, ख़त्म करना है पाकिस्तान की, ताकि कोई डायरेक्शन वाज़ेह हो। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।